नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से मिल रही है, जहां बिहार में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, बिहार में 3 चरणों में चुनाव होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को, जबकि तीसरे दौर का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, यानी कि मतों की गिनती होगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को बैठक होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, लेकिन आज एमपी उपचुनाव को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई, यानी कि तारीखें नहीं आई हैं कि मध्य प्रदेश में कब चुनाव होंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की भी घोषणा कर सकता है, लेकिन आज चुनाव आयोग द्वारा की गई पीसी में किसी भी तरह का घोषणा नहीं की गई कि मध्य प्रदेश में कब चुनाव होने वाले हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का, जो न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे लंबे समय से कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उनकी जो भी तारीखें तय होंगी, उसके साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने पीसी की है और उसके बाद जो तारीखें निकल करके आई हैं विधानसभा बिहार की जो है, उसके तो तमाम तारीखें घोषित कर दी गई हैं, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अभी भी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये उम्मीद लगाई जा रही थी विकास कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकेगा, लेकिन आज जो भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जो 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 71 सीटों, 16 जिले की 71 सीटों पर जो चुनाव होंगे वो 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिले की 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 15 जिले की 78 विधानसभा सीटों पर, ऐसे 3 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की 28 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट, यहाँ जहां पर उपचुनाव होना है, इनकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। संभवतः 29 सितंबर को जो बैठक के बाद चुनाव आयोग इस पर फैसला ले सकेगा। इसके बीच में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग का रुख था, चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना था कि कोरोना संकट काल के बाद ये पहला चुनाव है, इसमें पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क जो हैं उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान के समय में इजाफा किया गया है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां जो है उसको लेकर बैठक की जानी है। इसके लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, उम्मीद लगाई जा रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में तारीखों का जो ऐलान होगा उसी के साथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि 29 सितंबर को बैठक है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ये देखिए आशीष, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि कोरोना काल है और इलेक्शन को लेकर कई तरीके के ऐसे मेजर्स लेने पड़ रहे हैं जो पहले कभी जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आप बताया आपने कि मतदान के समय में इजाफा किया गया है, वोटर्स की बूथ पर संख्या को लेकर भी कई नए निर्णय लिए गए, तो उन चीज़ों के आलोक में, उनके अकॉर्डेंस में जब आपको व्यवस्थाएं करनी होती हैं तो आप एक साथ बहुत व्यापक पैमाने पर घोषणाएं नहीं कर सकते हैं, आप एक साथ सारी जगहों का प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग है उसने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि कुछ समय 2-4 दिन रुककर मध्य प्रदेश के लिए पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान इस तरीके से तैयार किया जाए जिससे कोरोना काल में भी सुचारू तरीके से 28 सीटों पर मतदान हो सके। और यही वजह हो सकती है कि मध्य प्रदेश का मामला अभी अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रचार की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रचार होगा, ऑनलाइन नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 5 से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं
करके तमाम व्यवस्थाएं भी की है। नहीं, निश्चित रूप से ये देखिए बहुत जरूरी था। और एक इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बिहार का एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है और जो मध्य प्रदेश के 28 सीटों को होगा, जो ये बता देगा कि कोरोना काल के बीच में देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसने अपने आप को इस सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया से किस तरीके से अभ्यस्त कर लिया है। क्योंकि बहुत बड़ा एक चैलेंज है कोरोना के इस समय पर इलेक्शन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। अब उसके साथ में क्या है कि जब कोरोना काल में हो रहे हैं तो जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ऑनलाइन भी आप अपना नामांकन फाइल कर सकेंगे। तो आप ये देखिए कि एक अगर कोई अभी हमें लग रहा है कि कुछ दुविधाओं के बीच चुनाव हो रहा है, कुछ नई चीजों के बीच में, तो इसी चुनाव से आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया को ऑनलाइन करके बहुत ज्यादा सरल बनाने के नए रास्ते भी खुल जाएंगे। तो एक इसका पॉजिटिव फैक्टर है। जो अभी कुछ चीजें दुरूह नजर आ रही हैं, आने वाले चुनाव में जब कोरोना काल नहीं भी रहेगा तब भी इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं हो जाएंगी कि भाई ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा या एक सीमित संख्या में जाके आप उसको प्रचार कर सकें। देखिए जो वोटर रहता है ही इज ऑलवेज अनॉयड अबाउट वन थिंग कि भाई इतना भीड़ आ जाता है पॉलिटिशियंस का हमारे घर पे, बड़ी परेशानी रहती है, हमको कैंपेनिंग के टाइम पे मना भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको खौफ महसूस होती है। ये जो सारी चीजें हैं, अगर इनको अब एक हिंदुस्तान स्वीकार लेता है, अगर एक सफल तरीके से चुनाव हो जाता है, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके, वो भी अगर इन सारी चीजों से सेटिस्फाइड रहते हैं, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कोरोना एक तरीके से यहां पर बड़ा सकारात्मक दिख रहा है कि आने वाले समय की व्यवस्थाएं बहुत पॉजिटिव, बहुत सरल और बहुत ही अत्याधुनिक स्वरूप की हो जाएंगी। मतलब आपदा में भी अवसर, जो बात प्रधानमंत्री अवसर, बिल्कुल आपदा में भी अवसर, बहुत सही आपने बात की। इस आपदा के बीच में ऐसा अवसर मिला है भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए। और देखिए अत्याधुनिक होना हर दुनिया की हर क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है आज की तारीख में। तो अगर अत्याधुनिक तरीके से चुनाव ही हो जाते हैं और उसमें कोरोना का संक्रमण भी नहीं फैलता है, तो एक बहुत बड़ी सफलता रहेगी भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय निर्वाचन आयोग की, भारतीय मतदाता की भी। यानी ये कहा जा सकता है जो मांग लंबे अरसे से उठते आ रही है कि ऑनलाइन वोटिंग, तो ये उसकी तरफ पहला कदम हो सकता है यदि चुनाव आयोग इसे पूरी सही ढंग से निष्पादित कर देता है। निश्चित रूप से देखिए एग्जीक्यूट करना इसको अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिसी बनाना बहुत आसान होता है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है वहां पर, हमारे यहाँ तो इवन देखिए वोटर्स आईडी कार्ड तक को लेकर बहुत हायतोबा मचाई गई थी। तो अगर ये सारे मामले पॉलिटिसाइज नहीं होते हैं, अगर इन पे कोई राजनीति नहीं होती है, जैसा इसको लेकर किया गया था, वोटर्स आईडी को लेकर शेषन का बहुत विरोध हुआ था, टीएन शेषन का, जिन्होंने इसके लिए कहा था कि भाई ये होना चाहिए पूरे देश में, फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया। इवन आज की डेट में आप देखिए ना कि ईवीएम तक को लेकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस जैसा इतना देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अगर ये कहता है कि भाई बैलेट से ही ठप्पे लगाकर ही चुनाव किया जाए, तो ये सोचा जा सकता है कि राजनीतिकरण किसी भी मामले का किसी भी हद तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए आशीष कि ये जो इस बार कोरोना को लेकर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, कोरोना को लेकर जो इनोवेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये परपेचुएट किए जा सकेंगे, इनको स्थायी किया जा सकेगा और देश का लोकतंत्र इनके जरिए और ज्यादा मजबूत होगा। चुनाव प्रक्रिया में सरलता आएगी, समय कम लगेगा। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया होगा, तैयारियां की होगी, तब जाके ये पॉलिसी बनाई है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है रत्नाकर जी, और चुनाव आयोग साफ तौर पर संकेत दे चुका है कि चुनाव प्रचार वर्चुअल होगा। जी हाँ, देखिए अब आप इसका एक और फैक्टर देखिए, चुनाव प्रचार वर्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि अभी तो चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हुआ और 30 से ज्यादा एमएलए हमारे जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना से। अपने क्षेत्र में गए, लोगों से मिले, जरूरत है उनकी, अपने इलाके में जाना, अपने कार्यालय में लोगों से मुलाकात करना उनकी जरूरत बन जाती है। अब आप ऐसे समय में आशीष एक फैक्टर ध्यान में रखिए कि अगर आप प्रचार के लिए निकलते हैं, अभी आप 100 लोगों के बीच में गए, आपको कोरोना हो गया, प्रचार के लिए आप एक रोज में हजारों लोगों से आपको मिलना पड़ता है, उनसे 1-to-1 संवाद करना पड़ता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, कई लोगों को हक करना पड़ता है, कई लोगों के पैर छूने पड़ते हैं। मेरा मतलब यह कि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो बहुत जरूरियात हैं उनका इसको चुनाव के समय इसका पालन कर पाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में अगर वर्चुअल तरीके से प्रचार होता है तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण के रुकने की भी संभावना बढ़ेगी, जो कि अभी हमारे देश में हम ये देख रहे हैं कि इसका जो डेथ टोल है, जो डेथ का परसेंटेज है वो कम हो रहा है, लेकिन इस पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, वर्चुअल आप लोगों से मिलिए। आज इंटरनेट का युग है, आप गाँव गाँव में चले जाइए, छोटे से छोटा आदमी के पास आपको स्मार्टफोन दिखता है,
तो आप टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा फायदा इस समय में उठा सकते हैं आपको उठाना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये व्यवस्था स्थायी हो जाती है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा और कोई मौका हो ही नहीं सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। आपने देखा कि नवरात्र, विजयादशमी और दीपावली को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। क्या उम्मीद है कि बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश में क्या संभावित हैं उपचुनाव की तारीख? निश्चित रूप से बिहार के जो आपने तीसरे फेज की बात की उसके आसपास ही मध्य प्रदेश में तय बात है, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग इस इशू को टाल नहीं सकता। अगर आप एक पूरी स्टेट के इलेक्शंस करवा रहे हैं इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना, सो अगर आपको 28 सीट्स पर ही जाना है तो फिर दैट्स नॉट अ बिग टास्क। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि उस हिसाब से इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगता है, उस हिसाब से जो लवाजमा रहता है, तमाम चीजें जो आपको अरेंज करनी पड़ती हैं, दैट प्रोसेस टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा पीछे कर दिया गया मध्य प्रदेश को, लेकिन बहुत जल्दी आप देखिएगा और बिहार के तीसरे चरण के आसपास ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो जाना तय है। निश्चित रूप से विकास, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के साथ मध्य प्रदेश में संभावना है कि 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो। नए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि हर बूथ पर थर्मल स्कैनर होगा, हैंड सैनिटाइजर होगा, फेस शील्ड मास्क लगाए जाएंगे, ग्लव्स लिए जाएंगे और एक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होगा। ये ऐसे कुछ सुरक्षा के मानक तय करे हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, जिनको ध्यान में रखते हुए यहां पर मतदान होना है। तो अब ऐसे में यह देखना होगा कि 29 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग जो बैठक लेगा, उस बैठक के बाद आखिर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान क्या होता है, कब मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग होती है। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी और उनके साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी, जो कि विश्लेषण कर रहे थे कि क्यों मध्य प्रदेश की जिन तारीखों का ऐलान किया जाना था, जिनका इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था कि जैसे ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखें स्पष्ट हो जाएंगी और जल्द ही मध्य प्रदेश में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया और उसको लेकर के हमारे न्यूज हेड ने जानकारी देते हुए बताया जिस तरह से कि अब तैयारियों की जरूरत है। कोरोना काल चल रहा है, पूरे मानक बदल चुके हैं, इसलिए तमाम तरह की समीक्षा जरूरी है और उसके साथ ही पूरी तैयारियां जरूरी है। बिना उसके चुनाव आयोग आगे नहीं बढ़ने को तैयार है और ये सकारात्मक पहल के रूप में भी देखा जा सकता है। हमारे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।